वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी मंत्रा क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। अगर किसी भी बच्चे ने 3.1 नहीं की है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा लिंक दिया हुआ है, तो उससे आप एक्सरसाइज 3.1 आसानी से कर सकते हैं और उसका बेसिक समझ सकते हैं। क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज होती है तो हम सबसे पहले उसका बेसिक क्लियर करवाते हैं, फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। और बेसिक के बगैर कोई भी एक्सरसाइज आसान नहीं होती। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाता है तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देखिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो अगर आपने देखी है तो उसके जो रिजल्ट है उस कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें। आपको अच्छी लगी है, नहीं लगी है, दोनों ही मेरे लिए जरूरी है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, क्योंकि उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपने अंदर क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे। क्योंकि इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हर एज के अंदर होती है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ी एज का है। तो कोशिश करें कि आप अपने व्यू जरूर दें उसके अंदर। तो चलिए आज एक्सरसाइज करते हैं 3.2। तो 3.2 के अंदर 2-3 चीजें हम जरूर पढ़ेंगे, जिसके अंदर एसएससी वगैरह जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है। कैसे कि जैसे हमें कहा गया कि 2 इक्वेशन हमें दी जाती हैं, हमारे चैप्टर का नाम भी यही था। जैसे हमने पिछले में बताया था कि इसके अंदर हमेशा 2 इक्वेशन मिलेंगी इस चैप्टर के अंदर, और क्यों मिलेंगी वो भी हमने बताया था। अगर ये बात जाननी है तो जरूर पीछे जाएं आप। तो 2 इक्वेशन दी होंगी तो हमसे वो पूछेगा भाई कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। देखिए हमारे पास 2 चीजें हैं, फर्स्ट है कंसिस्टेंट, दूसरा है इनकंसिस्टेंट। जो हमारा कंसिस्टेंट होता है ना, जो हमारा क्या होता है कंसिस्टेंट होता है, उसका मतलब होता है कि इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। इक्वेशन क्या क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन भी 2 प्रकार के होते हैं। कैसे, अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगी उसमें से हमारे पास 2 प्रकार के रिजल्ट निकलेंगे कंसिस्टेंट के अंदर, ठीक है। वो कैसे, या तो वो लाइनें इस प्रकार क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, या वो करेंगे कोइंसिडेंट। जैसे एक लाइन होगी, दूसरी लाइन भी बिल्कुल इसके ऊपर से जाएगी, दूसरी लाइन भी क्या करेगी, इसके बिल्कुल ऊपर से जाएगी। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट और इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। जब इंटरसेक्ट की कंडीशन होगी, कई बार वो हमसे यही पूछ लेता है कि भाई इंटरसेक्ट की कंडीशन क्या है, इंटरसेक्ट की कंडीशन क्या है। हमें इक्वेशन देगा, हमें वो निकालने के लिए नहीं होगा, वो तो सिर्फ हमसे कंडीशन पूछेगा। तो जो इंटरसेक्ट की कंडीशन होती है वो ये होती है कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, नॉट इक्वल टू आएगा बीच के अंदर। और जो ये है कोइंसिडेंट है, उसकी जो कंडीशन होगी वो ये होगी a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2। ये इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होना चाहिए, वो चाहे एक हो चाहे वो इनफाइनाइट हो। अगर वो कोई हमसे ये पूछ ले कि सोल्यूशन के बारे में क्या बात है, तो इसका तो होता है यूनिक सोल्यूशन, यानी कि 1। यूनिक का मतलब क्या होता है, 1 सोल्यूशन। वो यूनिक भी कह सकता है और 1 सोल्यूशन भी कह सकता है। और जो ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, कोइंसिडेंट हो रही है, तो इसका होता है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो दोनों ही सॉल्यूशन दे रही है, एक इनफाइनाइट दे रही है तो एक यूनिक सॉल्यूशन दे रही है। यूनिक भी बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं इसको। क्लियर है। बात आती है किसकी, इनकंसिस्टेंट की। अब इनकंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब कोई आदमी कहीं मिले ही ना, यानी कि 2 पैरेलल लाइंस। जब 2 पैरेलल लाइंस होती है तो वो कभी नहीं मिलती, तो कभी नहीं मिलती तो इसका मतलब वो क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती है, यानी कि उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। अब बात करते हैं
चलो मेरे को पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अब बता रहा हूं कि A1 और A2 क्या है, B1 और B2 क्या है। मैंने कहा था ना कि ये चैप्टर क्या है, दो इक्वेशन से बनेगा पूरे का पूरा चैप्टर। तो उसके अंदर जो कोफिशिएंट होता है ना, एक्स का कोफिशिएंट होता है उसको A1 बोलते हैं, जो y का कोफिशिएंट होता है उसको B1 बोलते हैं, और C1 इक्वल टू 0। आपके पास हमेशा इस प्रकार से दो इक्वेशन मिलेंगी, और इन्हीं इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट है, देखिए जो कांस्टेंट होगा वो हमेशा C1 और C2 कहा जाएगा। कांस्टेंट चाहे कितना भी हो, वो एक अक्षर में हो चाहे वो 10 अक्षर में हो, सारा का सारा कांस्टेंट क्या कहलाएगा, C1 और C2 कहलाएगा। अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो हम उसको C1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और सेकंड इक्वेशन की बात होती है तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कि जो x है वो हमेशा, ये बात याद रखना, x का जो कोएफिशिएंट होगा वो हमेशा A1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जो y का कोएफिशिएंट होगा, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं, जो y का कोएफिशिएंट होगा वो B1 से रिप्रेजेंट करेगा, और जो कांस्टेंट होगा वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, C1 से। वैसे ही जब आप इक्वेशन नंबर 2 की बात करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो x का कोएफिशिएंट होगा वो A2 होगा, जो y का कोएफिशिएंट होगा वो B2 होगा, और जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, C2 होगा। तो अब ये बातें क्लियर होगी ना कि ये मैंने A1/A2, B1/B2 और C1/C2 कहां से लिखी है। यहां पर दो ही चेक करने की जरूरत है, या तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपके पहले दो A1/A2 नॉट इक्वल टू आ जाता है B1/B2, तो आपको C1/C2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट कह सकते हो यूनिक सोल्यूशन या वन सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन या वन सोल्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू एक ही जगह होगी जहां पर वो दोनों इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और वो कौन सा होता है, ये वाला। और सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि उसकी लेफ्ट और राइट दोनों साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। लेफ्ट और राइट क्या होंगी, दोनों की दोनों बराबर होंगी, ये बात याद रखना। और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर, ये जिससे ये लाइनें आई हैं, उन दोनों इक्वेशंस के अंदर यहां से कोई भी पॉइंट उठा के देखो, वो हर पॉइंट को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। और इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे किसी भी पॉइंट को उठाना, ये दोनों लाइनें क्या करेंगी, अनसेटिस्फाई करेंगे। अनसेटिस्फाई का मतलब क्या है कि लेफ्ट और राइट बराबर नहीं आएंगी सेम वैल्यू के लिए, जो वैल्यू वो दे रहा है यहां से जो उठानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो रिजल्ट नहीं देंगे। क्लियर है। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसके अंदर ये कहता है कि जो भी मेरे पास स्टेटमेंट दी गई है उसका जो सोल्यूशन है वो हमें ग्राफिकली निकालना है, और अब की बार सोल्यूशन निकालना है। पिछली एक्सरसाइज में तो हमने सिर्फ ग्राफ ड्रा करना था और अलजेब्रिकली ड्रा करना था, लेकिन यहाँ पे तो क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है। तो भाई सोल्यूशन निकालना है तो उसके लिए कंडीशंस तो वही रहेंगी जैसे पिछले एक्सरसाइज के अंदर किया था कि दो टेबल बनानी होंगी। वहां तक का काम, कहां तक का, ग्राफ तक का काम तो सेम रहेगा। आगे बात करेंगे कि वो क्या होता है। सबसे पहले क्या कहा था हमने कल कि हम एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देकर के हमें क्या ध्यान देना है कि वो स्टेटमेंट कहती क्या है। तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्या कहता है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10th took part in a mathematics quiz। कोई कंपटीशन हो रहा है, कोई क्विज हो रही है, किसकी, मैथ की। और उसके अंदर कहता है कि 10 स्टूडेंट्स को आपने क्या करना है, पार्टिसिपेट करवाना है। कहता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज। देखिए दो कंडीशन काम की है यहां पर। एक तो ये गर्ल्स वाले, ये मेरे को क्या कहती है, उसने कंडीशन दे दी, और जब कंडीशन देता है तब इक्वेशन बनती है। इसने कंडीशन दे दी कि इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ये कंडीशन होगी कि नहीं होगी। उसने कहा कि जो लड़कियां हैं वो 4 ज्यादा होंगी लड़कों से, तो ये कंडीशन होगी। कंडीशन जहां भी होगी वो मेरी इक्वेशन होगी। पहले में देखिए 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, ये भी तो कंडीशन होगी ना। वो कहता है कि 10वीं क्लास के 10 बच्चे होने चाहिए। 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, 11 नहीं होने चाहिए, 9 भी नहीं होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। तो 10 का क्या हुआ, इसका मतलब वो कंडीशंस हो गई। जो कंडीशंस होती है वो मेरी क्या होती है, इक्वेशंस होती है। तो वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। वो कहता है नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले हमें क्या करना, जो चीज फाइंड आउट करनी वो माननी तो पड़ेगी ना। तो कहते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और फिर गर्ल्स मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ गर्ल कितनी होगी, y होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब अभी क्वेश्चन क्या कंडीशन लगा रहा है हम पर, उस कंडीशंस को हम क्या करेंगे, पहले हम किसके रूप में लिखेंगे, ज्योमेट्रिकली यानी कि सॉरी अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अलजेब्रिकली में पहली कंडीशन कहती है कि उस क्लास के अंदर, उस क्विज के अंदर केवल 10 बच्चे होने चाहिए। तो इसका मतलब बॉयज और जो गर्ल्स है उनका सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो बॉयज कितने थे x और गर्ल्स कितनी थी y, तो दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए भाई, 10 होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन कहती है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, भाई जहां पे ऐसी बात हो जाए ना, मोर हो जाए या लेस आ जाए, तो याद रखना वो डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। जहां पे मोर की बात करी या लेस की बात करी, यहां पे उसने मोर की बात करी है, मोर देन, वो लेस देन भी कह सकता था। यानी कि अगर मोर देन या लेस देन कहीं भी आया हो तो आपको आंख मीच करके एक बात समझनी है कि वो किसकी बात कर रहा है, डिफरेंस की बात कर रहा है। तो कौन ज्यादा है, लड़कियां ज्यादा है। तो लड़कियां कितनी थी y, तो y माइनस के x कितना कह सकते हो आप, 4 कह सकते हो। क्यों, क्योंकि जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना है, 4। उसने यही तो कहा है कि जो लड़कियां हैं वो 4 ज्यादा होंगी लड़कों से। तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, डिफरेंस की बात कर रहा है। तो मैंने डिफरेंस ही तो कर दिया भाई, लड़कियों में से लड़के माइनस कर दिए तो कितने बचने चाहिए, 4 बचने चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन मेरी क्या हो गई, क्लियर हो। नहीं समझ में आई तो दोबारा बताइए। अब इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। अपनी दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने पास 2 इक्वेशन आई, अब उससे क्या ड्रा करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ये पहले इक्वेशन उठाते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। आपकी मर्जी है, चाहे बॉयज को उधर ले जाओ चाहे गर्ल्स को उधर ले जाओ। बॉयज कौन थे, x वाले बॉयज थे, y वाले क्या थी, गर्ल्स थे। आपकी मर्जी है, कोई से को ले जाओ आप। अगर x इज इक्वल टू 10 माइनस के y लिखना चाहे लिख सकते हैं आप। ये टेबल के लिए हमने क्या बनानी थी, ग्राफ बनाना है। हमने ग्राफ के लिए टेबल बनानी है हमने। अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 कुछ रख सकते हो, नेगेटिव में रखना जो नेगेटिव में रख सकते हो, मर्जी आपकी। लेकिन कंडीशन इतनी ही है कि आप पे ग्राफ पे जरूर जानी चाहिए, कि ऐसी वैल्यू ना हो कि जो आपकी ग्राफ पे ही ना पहुंच पाए, बहुत बड़ी वैल्यू आप रख दें। ठीक है, तो अगर मैं रख देता हूं यहाँ पर x की y की वैल्यू 0 लिखते हैं, when y इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू कितना होगा, 10 माइनस के 0, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा x की y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। फिर लिखते हैं when y की वैल्यू कितनी रख देते हैं, 3 लिख देते हैं, देन x की वैल्यू कितनी होगी, 10 माइनस के 3, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। तो ये 7 आ जाता है और ये कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। क्लियर है भाई। अब इसको उठाते हैं, इस ये क्या कहता है हमारे पास, ये कहता है कि x माइनस के y इज इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस y हो जाएगा, क्योंकि y इधर नेगेटिव है तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हमें ये तो पता है ना कि जब भी हम इक्वलिटी से लेफ्ट जाएं या राइट जाएं क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो साइन चेंज कर दिया हमने। अब फिर इसकी भी टेबल बना लेते हैं। इसकी टेबल क्या कहती है हमारे पास, x y रख दीजिए वैल्यू। अगर y की वैल्यू लिखते हैं when y इज इक्वल टू 3 देन x इज इक्वल टू 4 प्लस के 3, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। अगर y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू कितनी है भाई, 7 है। और रख लीजिए when y इज इक्वल टू 4 देन x इज इक्वल टू 4 प्लस के 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 8 होगी जब y की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। ये तो हमने पिछली एक्सरसाइज में भी सीखी थी। क्लियर हो रही है ना, बात समझ में आ रही है। अब तो कुछ तो इंप्रूवमेंट होगा ना, पिछली एक्सरसाइज की कुछ अब कर रहे हैं तो देखो जिस चीज की प्रैक्टिस होती चली जाती है वो इंप्रूवमेंट होती चली जाती है। तो मैं भी ऐसा करता हूं कि आप लोगों की इंप्रूवमेंट हो रही होगी। तो अब इसके ऊपर ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए हमने कहा था कि इक्वल सिंबल होने चाहिए, और जब आप ग्राफ की कॉपी बनाओगे तो वहां पे ऑटोमेटिक लगे होते हैं। तो हमें सिर्फ काउंटिंग लिखनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेगेटिव हमारा कोई है नहीं तो कोई जरूरी नहीं कि नेगेटिव लिखें। अगर नेगेटिव होता हमारा तो हम नेगेटिव लिखते, अगर है ही नहीं तो हमें कोई जरूरी नहीं कि नेगेटिव नंबर लिखने हैं। जिसकी जरूरत है हम ग्राफ पे केवल वो रिप्रेजेंट करें तो भी कोई समस्या नहीं, चारों लिखने कोई जरूरी नहीं है। तो y डैश x x डैश। अब देखिए पहली टेबल को
ग्राफ के ऊपर लगा देते हैं। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0 है। मैंने कल कहा था कि y की वैल्यू 0 कहां होगी? पूरे x एक्सिस के ऊपर, पूरे x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होगी? हमेशा 0 होगी। और y एक्सिस के ऊपर किसकी वैल्यू 0 होगी? x की 0 होगी। तो अब हमें केवल x की वैल्यू चेक करनी। 10 कहां है? 10 यहां है भाई। तो जो ये वैल्यू आएगा, जो ये पॉइंट आएगा, वो 10 0 का होगा। किसका होगा? 10 0 का होगा। फिर आता अपना y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 7। x की वैल्यू 7 है, तो मैंने कहा था कि ऐसे ग्राफ बना दीजिए आप। फिर 3 का यहां से बढ़ा दीजिए ऐसे, और ये जो पॉइंट आया और इस पॉइंट को मिला दीजिए और आगे बढ़ा दीजिए। ये 3 7 आ जाएगा, सॉरी 7 3। कितना है? 7 3 7 3 होगा ना? हाँ, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू कितनी है? 3। क्लियर है? कोई डाउट है? तो चलिए नेक्स्ट क्या कहता है। फिर नेक्स्ट कहता है अपने पास ये इक्वेशन है 7 और 3। ये पॉइंट तो हमारा हो गया, इसको दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 8 और 4। x की वैल्यू कितनी है? 8। x की वैल्यू 8 है, तो इसको ऐसे बढ़ा दीजिए आगे। और y की वैल्यू कितनी है भाई? 4 है, तो ये होगा, ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को इस पॉइंट में से क्या कर दीजिए? इंटरसेक्ट कर दीजिए। ये जो पॉइंट आया, ये मेरा सॉल्यूशन है। ये मेरे को नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज बताएगा। देखिए, हम जो सॉल्यूशन है ना, वो अलग अलग तरीके से करना सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। कोई तो हम इक्वेशंस को सोल्व करना सीखेंगे और इक्वेशंस को भी कई तरीके से सोल्व करना सीखेंगे, और ये ग्राफिकली सॉल्यूशन देता है। तो नंबर ऑफ बॉयज थे जो, वो हमने कौन माने थे? y माने थे। नंबर ऑफ बॉयज क्या माना था हमने? y। लिख देता हूं यहां पर, नंबर ऑफ बॉयज क्या माना था हमने? y माने थे। तो y की वैल्यू कितनी आई हुई है? 3 आई हुई है। और नंबर ऑफ गर्ल कितनी है? इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू कितनी है? 7, क्योंकि गर्ल्स है जो हमने क्या मानी थी? x मानी थी, और जो बॉयज है वो क्या माने थे? हमने y माने थे। क्लियर है? तो हमारी जो वैल्यू आई है वो क्लियर होगी। कोई डाउट है? यहाँ पे कंडीशन भी देख लीजिए। मैंने कहा था ना कि लड़कियां ज्यादा हैं, तो लड़कियों में से अगर मैं लड़कों को माइनस कर देता हूं तो वैल्यू क्या देगा? वो उनका डिफरेंस दे देगा। अब इन दोनों नंबर को चेक कर लीजिए आप, 7 और 3 को। 7 और 3 का डिफरेंस कितना आता है? 4 आता है। और 7 प्लस के 3 कितना होता है? 10 होता है। दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्लियर है? कोई डाउट है? तो हमें हमेशा क्या करना है? डिफरेंस का भी ध्यान रखना है। जहां पे डिफरेंस की बात करें, जहां पे मोर देन या लेस देन की बात करें, तो इसका हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? डिफरेंस की बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है उसको स्टडी करते हैं। वो कहता है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। देखिए यहाँ कंडीशन हो गई। उसने क्या कहा भाई, 5 पेंसिल और 7 पेन की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है? 50। यानी कि यहाँ से कंडीशन बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? मैंने कहा था जहां पे कंडीशन होगी वहीं से इक्वेशन क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या कहता है? वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। सेकंड कंडीशन होगी कि नहीं होगी? तो इसका मतलब क्या हुआ? सेकंड इक्वेशन होगी। तो यहां पे ये बात ध्यान रखनी है कि पहली कंडीशन पहली इक्वेशन से हो करेगी, दूसरी कंडीशन दूसरी इक्वेशन से हो करेगी। हमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो कहते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेन, 1 पेंसिल एंड 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेन की कीमत निकालनी है। तो जो चीज निकालनी है हम उसको पहले क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं, लेट करते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितने मान लेते हैं? x रुपीज मान लेते हैं। कॉस्ट है तो रुपीज में ही होगी। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी? y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं? देखिए पहली कंडीशन उसको स्टडी करते हैं। कहता है कि 5 पेंसिल। अब बताइए मेरे को एक पेंसिल की कीमत मेरे पास है, अगर मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 5 पेंसिल की कीमत होगी कि नहीं होगी? तो मैं कहता हूं 5x। फिर कहता है 7 पेन, एक पेन की कीमत कितनी है? y रुपीज। तो अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 7 पेन की कीमत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो लिख दीजिए 7y। कहता है टुगेदर, टुगेदर मतलब इकट्ठा। इकट्ठे का मतलब क्या होता है? सम। कितना है? 50 है।
कितने रुपीज है? 50 रुपीज है। सेकंड, फिर कहते हैं 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल की कीमत कितनी है भाई? x, तो 7 की कितनी होगी? 7x नहीं होगी क्या? 5 पेन, तो एक पेन की कीमत कितनी है? y है, तो 5 की कितनी होगी? 5y। कितना है दोनों की कॉस्ट? 46। 46। क्लियर हुई बात के नहीं? ये हमारा हो गया क्या? अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम इससे क्या करते हैं? ग्राफ ड्रा करते हैं, और ग्राफ से क्या निकालेंगे? सॉल्यूशन निकालेंगे कि एक पेन और एक पेंसिल की कीमत क्या। देखिए इक्वेशन सबने लिख लिए। फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं, क्या कहती है? 5x प्लस के 7y इक्वल टू 15। आपकी मर्जी। देखिए अब लीनियर सी नहीं है, पहले जो हमने स्टडी की थी वो लीनियर थी, इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गया है। तो अगर आप इसको उधर ले जाना, उसको उधर ले जाइए, या फिर इसको यहीं रख लीजिए, मर्जी तुम्हारी होती है। ठीक है, कैसे? जैसे भाई मैंने कह दे दिया कि 7y इक्वल टू 50 माइनस 5x, फिर कहता हूं y इक्वल टू 50 माइनस 5x। 7 मल्टीप्लाई में तो कहां चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। अब मेरा y और x का रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया? अब मैं करता हूं टेबल बनाता हूं। क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं x और y। अगर आप यहीं पे वैल्यू रखना चाहो यहां भी रख सकते हो, मर्जी आपकी होती है। ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहो ऐसा भी कर सकते हो। कोई डाउट है तो मेरे को बताइए। क्लियर है यहाँ? तो अब मेरे को ऐसी वैल्यू चाहिए जो 7 से लगभग डिवाइड हो जाए। तो 7 की टेबल हमें आपका 35 आता है, और 5 की टेबल में देता हूं। अगर मैं यहाँ पे 3 वैल्यू रख देता हूँ, x की वैल्यू क्या रख देता हूँ? 3 रख देता हूँ, तो 3 और 5 की मल्टीप्लाई की जो होती है 15 होती है। 15 अगर 50 में से जाता है तो कितना क्लियर होता है? 35 7 से क्या होता है? कंप्लीट डिवाइड होता है। तो कोशिश करिए कि फ्रैक्शन में ना आए। अगर आ भी जाती है कोई समस्या नहीं है भाई। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे 3 रखता हूं, लिखता हूं when x is equal to 3 then y is equal to by 50 minus 5 into 3 by 7। y is equal to 50 minus 15 by 7। y is equal to कितना बच गया? 35 by 7, और ये आ गया 5। तो y is equal to कितना आ गया? 5। अगर x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है? 5 आ जाती है। फिर कोई दूसरा नंबर उठा लीजिए, फ्रैक्शन में दे देता हूं ताकि आपको ये बात अटपटी ना लगे कि सर कहीं वैसे तो नहीं बोल रहे। ऐसा कोई मैटर नहीं है। देखिए y लिख दीजिए when y इज इक्वल टू कितना रखोगे? 0 ही रख दीजिए आप, आपका फ्रैक्शन में ही आ जाएगा। फ्रैक्शन यानी पॉइंटों में दे देंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, आपको दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। भी इस पॉइंट का भी मतलब सही है और उसका भी मतलब सही है। तो लिखेंगे, तो when x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 0 बाई 7। तो y इज इक्वल टू 50 हो गया। तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए कितने में जाता है? 7 की मल्टीप्लाई 7 से करते हैं तो 49 आता है, बच गया 10, तो 1 आ जाता है। कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। क्लियर है? तो ये अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 7.1 समथिंग और आगे भी चली जाएगी। तो हमें ज्यादा नहीं, एक पॉइंट तक ही निकालना है। फिर हम इसको पकड़ते हैं 46 वाले को। 46 वाला क्या कहता है? ये कहता है, इसको उठा लेते हैं, ये क्लियर हो गया हमारे पास। तो ये हो गया 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। एक को किसी को भी उधर ले जाओ, तुम्हारी मर्जी है। तो हम कहते हैं 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x। तो y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x बाय कितना? 5। देखिए वही काम, हमने तो पॉइंट रखने, रख दीजिए when x इज इक्वल टू कोई ऐसा नंबर रखिए जो 5 से इसको क्या कर दे? डिवाइड कर दे। अगर मैं y की वैल्यू, ये y की वैल्यू तो मैं निकाल ली है। अगर मैं x की वैल्यू क्या रख देता हूँ? 3 रख देता हूँ, क्या हो जाएगा? 21। जब इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा? 35 बचेगा, जिससे मेरे 5 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट। देखिए क्या कहता है, सॉरी 25 बचेगा, 35 नहीं। तो क्या लिखेंगे? when x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू में 3 बाई 5। तो y इज इक्वल टू 46 माइनस 21 बाई 5। तो y इज इक्वल टू कितना बच गया? 25 बच जाता है। y में कितना हो गया? 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 5। जब मैं इसकी टेबल बनाऊंगा
x और y के अंदर, तो मैं क्या कहूंगा, y की वैल्यू कितनी है 5 है, कब, जब x की वैल्यू कितनी है 3 है। दूसरा, अगर मैं कहता हूं when y x की वैल्यू पुट करनी है ना, when x इज इक्वल टू 2 देन y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 46 माइनस 7 इंटू में 2/5। अब देखिए 46 में से अगर आपका 14 माइनस होता है कितना बचेगा 2 3, तो 32/5 हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल करोगे तो 6.4 आएगा। कितना आएगा 6.4 आएगा। तो आपके पास दोनों टेबल हो जाती है, ये 6.4 और ये कितना हो जाता है 2। तो आपके पास दोनों टेबल आ गई क्या नहीं आ गई? अगर आपके पास दोनों टेबल अवेलेबल है तो आप ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब देखिए इससे हम ग्राफ बनाते हैं। लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। नेगेटिव में जाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि नेगेटिव हमारे टेबल के अंदर है ही नहीं। तो पहले टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं 3 और 5। एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है, तो इसको क्या कर देते हैं ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं। फिर y की वैल्यू कितनी है 5, ये हो गया 3 5। अब y की वैल्यू 0 कहां होगी आपकी x एक्सिस के ऊपर होगी। तो x एक्सिस कौन सी एक्सिस है, ये वाली x एक्सिस है मेरी, ठीक है। ये मेरी क्या होती है y एक्सिस होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हमेशा x एक्सिस होगी। तो 7.1, तो 7.1 तो यहीं पे होगा ना, तो ये होगा 7.1 और 0। इन दोनों पॉइंटों को आप मिला दीजिए, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, पहला 3 और 5, ये तो ले जाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा हो गया 2, एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है, इसको ऊपर की तरफ बढ़ा दीजिए। दूसरा कितना है 6.4, तो 6.4 लगभग यहां पे होगा आधे से कम, ये हो गया। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट में से क्या कर दीजिए पास कर दीजिए, आपके पास स्केल होगा अच्छी तरह से पास होगा। तो ये इंटरसेक्ट कहां पे कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है 3 और 5 के ऊपर। तो यानी कि आपका जो रिजल्ट है x की वैल्यू क्या है 3 है और y की वैल्यू क्या है 5 है। आपने x क्या मानी थी पेंसिल, तो पेंसिल की एक पेंसिल की जो कीमत यानी कि कॉस्ट वो कितनी आई 3 रुपीज आई। जो पेंसिल है उसकी कॉस्ट कितनी है 3 रुपीज, और जो पेन है उसकी कीमत कितनी है भाई 5 रुपीज। क्लियर हुआ? आपने आज तक इक्वेशंस के ही द्वारा निकाले थे रिजल्ट 9th में 8th में, आप अब क्या कर रहे हो, आप ग्राफ के द्वारा निकाल रहे हो। क्लियर है, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमसे कहा गया है कि आप मेरे को क्या बताइए, इंटरसेक्ट बताइए, पैरेलल बताइए, कोइंसिडेंट बताइए। जो मेरे पास इक्वेशंस दी गई हैं उनके द्वारा बताइए कि वो क्या होंगे, इंटरसेक्ट होंगे, पैरेलल होंगे और कोइंसिडेंट होंगे। वो भी कैसे बताने हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2 को कंपेयर करके। तो चलो मैं पहले आपको बता ही देता हूं कि इंटरसेक्ट किसे कहेंगे। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, फिर दोबारा फिर बता रहा हूं। इंटरसेक्ट किसे कहेंगे कि A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2। और पैरेलल कौन सी होंगे हमारे पास, A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2, वो पैरेलल होती है। और जो कोइंसिडेंट होती हैं वो हमारी होती हैं A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2। ये हमारी क्या होती है कोइंसिडेंट होती है। क्लियर है? तो अब हम सबसे पहले यहां से फर्स्ट इक्वेशन ये होगी, मेरी सेकंड इक्वेशन ये होगी। अब इससे हम क्या करेंगे A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकाल देते हैं। सबसे पहले A1 मैंने क्या कहा था, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x का जो कोएफिशिएंट होता है वो A1 होता है। तो यहाँ पे कितना है 5, B1 कितना होगा -4, C1 कितना होगा 8। B1 क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर y का कोएफिशिएंट विद साइन चलेगा भाई। यहां तो पॉजिटिव था इसलिए लिखा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती। ये 8 पॉजिटिव है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, 8 सीधा है तो हम पॉजिटिव ही बोलते हैं। फिर हमारा B1 कहां से, सॉरी A2 कहां से निकलेगा, सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन क्या हमारी ये है, तो x का कोएफिशिएंट कितना है 7। B2 वो क्या होगा y का कोएफिशिएंट इन इक्वेशन सेकंड, वो कितना है 6।
C2 कितना होगा -9। तो अब हमें पता करना है कि कौन सी कंडीशन होगी। सबसे पहले हम निकालेंगे A1/A2। A1/A2 कितना होगा 5/7। फिर तो हम कहेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जो इक्वेशन है वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो लिखेंगे सो इक्वेशन इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्लियर है। और कोई हमसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में पूछे तो ये कौन सी होगी, कंसिस्टेंट होगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो रिजल्ट देती है यानी कि जो वैल्यू देंगी वो कंसिस्टेंट होंगे, और जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं होगी यानी कि जो पैरेलल होंगी वो क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होगी। तो पहला क्लियर हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके दो पार्ट हो रहे हैं, दोनों पार्ट को कर देते हैं। देखिए तो A1 क्या होगा 9, अब तो समझ में आ गया ना। B1 क्या होगा 3, C1 क्या होगा 12। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x का जो कोएफिशिएंट है वो A1 होता है, y का जो कोएफिशिएंट होता है वो B1 होता है, और जो कांस्टेंट टर्म बच गई जितनी बची उसको क्या बोलते हैं, C1 बोलते हैं। किस इक्वेशन के अंदर, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, उसके अंदर A2 आ जाएगा। A2 कितना है, x का कोएफिशिएंट 18, B2 कितना है, y का कोएफिशिएंट 6, और C2 कितना है 24 यानी कि कांस्टेंट टर्म। तो पहले लिखेंगे A1/A2 9/18 कैंसिल हो, कितना आएगा 1/2। फिर निकालते हैं B1/B2 कितना हो जाता है 3/6 कैंसिल हो गए 1/2। फिर निकालते हैं C1/C2 12/24 कैंसिल हो गए, कितना आएगा 1/2। देखिए अब कंडीशंस क्या है, तीनों बराबर आ रहे हैं यानी कि A1/A2 B1/B2 C1/C2। आप खुद बता सकते हो कि वो लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, सॉरी कोइंसिडेंट होंगी, क्योंकि कोइंसिडेंट की जो कंडीशन है वो ये है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये हमारी किसकी कंडीशन है, कोइंसिडेंट की। कोइंसिडेंट का पता है ना क्या होता है, जो एक दूसरे के ऊपर क्या हो, कोइंसिडेंट हो, संपाती। यानी कि इसको बोलेंगे सो इक्वेशंस आर को इंसिडेंट क्लियर हुई बात। चलिए अब बात करते हैं इसकी। तो ये लिखेगा A1/A2 डायरेक्ट लिख देता हूं, अब तो क्लियर होगी। A1 कितनी है 6/2 यानी कि 3/1। फिर लिखेंगे B1/B2 माइनस के 3/1 -1 ये हो गया 3/1। फिर लिखेंगे C1/C2 वो कितना है 10/9। तो यहां से कंडीशन जो निकली वो ये निकली A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। कौन सी कंडीशन होगी, सेकंड कंडीशन होगी। यानी कि दीज लाइन्स आर पैरेलल, क्या लिखेंगे, दीज लाइन्स आर पैरेलल। भाई ये कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट एस्टेट के अंदर, और जो हरियाणा का एग्जाम है उनके अंदर भी आ चुका है इसमें से क्वेश्चन। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़े, आपको भी आगे एग्जाम देने होंगे ना, तो इनको याद रखें, क्लियर करें। आशा करता हूं क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमसे पूछता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमने पहले 2 बार कर चुके हैं। कंसिस्टेंट किसे कहते हैं, जिसका सोल्यूशन होता है उसे कंसिस्टेंट कहते हैं, यानी कि चाहे तो वो कोइंसिडेंट हो या वो इंटरसेक्ट करती हो, उसको बोलेंगे कोइंसिडेंट, सॉरी कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट का होता है, एक ही केस होता है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, नो सोल्यूशंस। तो देखिए अब हम यहां से निकालते हैं। सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि ये जो इक्वेशन थी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकंड, इस 5 को उधर ले आइए। 3x प्लस के 2y माइनस के 5 इक्वल टू 0। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि जो मैंने इक्वेशन पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। वो सारे के सारे इक्वलिटी से इधर थे, तो इसीलिए सबसे पहले जो ये 5 है या 7 है, इक्वलिटी से उधर जो भी नंबर है उन सबको पहले क्या करिए आप इधर ले आइए। सबसे पहली बात यही करनी है। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ये कहता है 2x माइनस के 3y माइनस के 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मेरी क्या हो गई, सेकेंड होगी। अब बिल्कुल आसान काम है, आप पहले भी कर चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन हमने कर लिए, वहां से मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ समझ में आएगा, रिपीट करते रहेंगे, आता रहेगा। अब हमारे काम क्या है, A1/A2 निकालना, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए। कंसिस्टेंट कौन सा होगा, जिसका कोई ना कोई सोल्यूशन हो, चाहे इनफाइनाइट हो चाहे इंटरसेक्ट करती हो, यानी कि यूनिक सोल्यूशन, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो A1/A2
a1 कितना होगा हमारे पास। आप अगर ऐसे नहीं कर सकते तो पहले लिख लीजिए a1 क्या है। a1 कितना है हमारे पास 3, b1 क्या है 2, c1 क्या है -5। फिर a2 किसके लिए होता है, सेकंड कंडीशन में, सेकंड इक्वेशन में से x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको a2 बोलते हैं। b2 क्या बोलते हैं, सेकंड इक्वेशन के अंदर जो y का कोएफिशिएंट होता है -3, और c1 क्या होगा मेरे पास, जो कांस्टेंट टर्म होगी वो होगी। अब देखिए मेरे को निकालना क्या है, a1/a2 3/2, फिर निकालते हैं b1/b2 क्या हो गया 2/-3। क्या भाई दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है अपने को। तो लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। हमें नहीं बताना इंटरसेक्ट है या पैरेलल, हमें तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो इंटरसेक्ट की कंडीशन आगे क्या नहीं आगे, अगर इंटरसेक्ट की कंडीशन आगे तो हम कहेंगे कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट होगा हमारे पास, क्या होगा कंसिस्टेंट होगा हमारे पास। फिर इसको चेक करते हैं, क्योंकि इंटरसेक्ट है या कोइंसिडेंट है वो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन के अंदर क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, यहां भी ऐसा ही है। सबसे पहले क्या करेंगे, उधर लेके जाएंगे 2x माइनस के 3y माइनस के 8 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, 4x माइनस के 6y माइनस के 9 इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए a1 कितना होगा 2, a1 क्या होता है x का कोएफिशिएंट, कौन सी इक्वेशन के अंदर, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। फिर लिखेंगे b1 कितना होगा -3, c1 कितना होगा -8, फिर लिखेंगे a2 4, b2 -6, c2 -9। तो हम लिखेंगे a1/a2, a1/a2 हम लोग 2/4 कैंसल हो गए, तो कितना है 1/2। फिर निकालेंगे b1/b2, क्योंकि हमने तो क्या निकालना है, कंडीशन ही तो चेक करनी है। तो कितना लिखेंगे -3/-6 कैंसल हो गया, कितना आ गया 1/2। अगर दोनों बराबर है तो अगला फिर चेक करना, अगर दोनों बराबर नहीं थे तब हमने यही रुके थे, अगर दोनों बराबर आ चुके तो अगली कंडीशन के ऊपर देखेंगे c1/c2, c1/c2 का मतलब है -8/-9 कैंसल हो गया। तो कंडीशन क्या थी, a1/a2 b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। भाई किसकी कंडीशन आ गई, पैरेलल की कंडीशन आ गई। पैरेलल के अंदर क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। पैरेलल के अंदर क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, और इसका मतलब क्या हुआ, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये पार्ट है, चेक कर सकते हो या करें, चलो कर देते हैं, कर लेना, ट्राई करो इसको। आप भी कुछ ट्राई करके देखोगे, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, दोबारा से वीडियो बना करके डाल देंगे आपके पास। ठीक है, या व्हाट्सएप कर देते, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आप व्हाट्सएप के ऊपर भी मैं आपको मैसेज एज इट इज भेज दूंगा सोल्व करके। ठीक है, नेक्स्ट